बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 9th क्लास की क़वाइद इंशा से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं कहानी का। बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए कि मैम हमें बताएं कि कहानी और हिकायत में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क़वाइद इंशा पे यहाँ कहानी लिखना हेडिंग है और कुछ बच्चों की बुक्स पे लिखा हुआ है हिकायत लिखें। इसलिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे, तो मैंने सोचा इस पर एक दो वीडियोस बना दी जाएं ताकि बच्चों को इसे समझने में आसानी हो। तो बच्चों, हिकायत और कहानी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हिकायत जो है ये नज़म या नसर में कोई मुख्तसर किस्सा या बयानिया है, जबकि कहानी नसर की ही शक्ल में होती है। और हिकायत और कहानी दोनों में ही कोई अखलाकी नुक्ता या अखलाकी सबक होता है। उर्दू अदब में ताहम ये बात लाजिम नहीं है कि इसमें अखलाकी सबक होगा तो ही ये कहानी कहलाएगी। अफसाना, नावल वगैरह भी कहानी कहलाते हैं, हालांकि उनमें कोई अखलाकी सबक होना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर हिकायतों में हिकमत अमली पर तवज्जो दी होती है। हिकमत अमली पर तवज्जो इसलिए मरकूज़ की होती है ताकि बच्चों को ये समझाया जा सके कि आप हिकमत अमली से काम लेकर कैसे बिगड़े हुए काम को भी सही कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें जानवरों और परिंदों को इंसानों की तरह बोलते और हरकतें करते दिखाया होता है। तो बच्चों, ये क्योंकि कदीम किस्से और कहानियाँ हैं, हिकायतें भी और कहानियाँ भी, तो शायद इन जानवरों की कहानियों का मकसद ये हो, वजह ये हो कि पुराने दौर के जो इंसान थे वो शायद जानवरों और परिंदों को अपने करीब ज़्यादा महसूस करते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसी कहानियाँ और ऐसे किस्से बयान किए जो नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। हुक्मरानों ने भी अपने यहाँ किस्सा गो मुलाजिम रखे जो अक्सर कहानियाँ सुनाते थे और तनख्वाह पाते थे या उन्हें इनामात दिए जाते थे। इस तरह फ़न जो था वो तरक्की करता गया और यहाँ पर बहुत सारी शक्लों में अब जन्म लिया इसने, अफसाना, नावल वगैरह। बच्चों, जब क़वाइद इंशा में आप कहानी लिखें तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है और उन्हें याद रखें। कहानी हमेशा माजी में लिखें, सीगा माजी इस्तेमाल करें, जैसे आया था, गया था, हो चुका वगैरह। जैसे ये कहानी है शेर का घर, ये हमारे सिलेबस की पहली कहानी है। शेरपुर का गांव दरिया से ज़रा हट कर आबाद था। बच्चों, ये गांव का मंजर बयान किया गया है कि कैसा गांव था, दरिया के साथ, यानी दरिया से थोड़ा हट कर आबाद था। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज खेत थे, दरिया पार एक जंगल था। ये मंजर कशी है गांव की और उसके इर्द गिर्द के माहौल की, जिसमें जंगल का बादशाह शेर रहता था और उसके साथ और भी कई शेर अपनी अपनी कुछार में दाड़ा करते थे। कुछार शेर के घर को कहते हैं। धाड़ना शेर का ज़ोर से आवाज़ निकालना। दरिया को कश्ती के ज़रिए अबूर किया जाता था, यानी और कोई ज़रिया नहीं था पुल वगैरह, क्योंकि दरिया पर कोई पुल ना था। शेरपुर में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई से क्या मुराद है बच्चों? लकड़हारे को कहते हैं, यानी वुड कटर, जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। बच्चों, उस्ताद उसे कहते हैं जो अपने फ़न का माहिर हो, यानी बढ़ई तो बहुत सारे होंगे लेकिन वो ऐसा बढ़ई था जो अपने काम में माहिर था, यानी उसे उस्ताद वो कह सकते हैं जो फ़न का माहिर हो। जैसे बहुत सारे टेलर्स होते हैं, लोग कहते हैं ये तो अपने काम का उस्ताद है, या और भी किसी फ़न में कोई काबिलियत रखता हो तो उसे उस्ताद कहा जाता है। तो बढ़ई भी अपने काम में उस्ताद माना जाता था। एक दिन उसे एक लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। उसने अलग सुबह अपने बेटे को साथ लिया। अलग सुबह सवेरे, यानी अभी अंधेरा ही हो, सुबह का वक्त, तो उसे कहते हैं अलग सुबह। अपने बेटे को साथ लिया और दरिया के पार जंगल में चला गया, यानी दरिया पार करके आगे जंगल में गांव, फिर दरिया और फिर जंगल था, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी है। उसकी वजह ये थी, पुल ना बनाने की वजह भी यही थी कि वहाँ पर जंगली जानवर थे जो गांव की तरफ रुख कर सकते थे। अगरचे ये एक हकीकी कहानी नहीं हो सकती, फ़र्ज़ी ही होगी, लेकिन फिर भी मंजरकशी जो है वो कुछ ना कुछ हकीकत पर मबनी होती है। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा। वो अपने काम में मसरूफ़ था कि एक शेर आ गया और बोला, बड़े मियाँ क्या बनाते हो? बच्चों, यहाँ देखें, ये शेर ने सवाल किया है तो यहाँ पर कुछ रमूज़े औकाफ़ इस्तेमाल किए गए हैं। याद रखें, ये रमूज़े औकाफ़ बहुत ज़रूरी हैं। वावैन, कोसैन, ख़त्मा, ठीक है, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, ज़रूर आपको आसानी होगी वो समझने में। जैसे हम इसको कहते हैं वावैन को इन्वर्टेड कोमास, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह ये कॉलम्स हैं
تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ لگانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس سے دو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سیپریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اس گفتگو کو مکالمہ کی شکل میں نہیں لکھ سکتے۔ یاد رکھیں، مکالمہ کی شکل میں ہم اسے نہیں لکھیں گے، اس لیے اس گفتگو کو ہم رموز اوقاف کے ذریعے ہی سیپریٹ کریں گے۔ شیر نے کہا، بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا، یعنی ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں دیکھا اور فوراً سے پنجرے میں داخل ہو گیا جوش سے۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بے تاب بے چین تھا۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی پڑتا، شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی۔ کھال مین سکن۔ اور شیر ادموا سا ہو گیا۔ ادموا آدھا مرا ہوا، یعنی بالکل مرنے کے قریب ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بے تحاشا یعنی بہت زور سے بھاگا، یعنی خوف کے مارے انسان کی جب خلاصی ہوتی ہے، جب جان چھوٹتی ہے کسی چیز سے، تو وہ سرپٹ بھاگتا ہے کہ کہیں دوبارہ اس مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی، یعنی مصیبت ٹل گئی، دور ہو گئی، اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے، انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہوا، دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں، اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ بچوں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حکمت عملی پر مشتمل ہوتی ہیں یہ کہانیاں۔ اب یہاں جو بڑھئی ہے اس نے اپنی حکمت دیکھیں کیسے استعمال کی۔ اس نے فوراً سے سوچا کہ جب انسان کسی مصیبت سے گزرتا ہے، کچھ سین اس کی ذہن میں رہ جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو خوفزدہ کرتا ہے۔ تو یوں لوٹا جو ہے اس کا لانا شیر کے لیے شاید پہلے ہی ایک اذیت کا باعث تھا کہ اس پر لوٹے کے ذریعے پانی گرم ڈالا گیا تھا، اور اسے وہ اذیت یاد آئی۔ تو کیا ہوا، یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا اور اوپر والے دونوں شیر بھی اس کے اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے، اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو بچوں، آپ اس کا نتیجہ ضرور لکھیں۔ آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ عقل مندی باعث نجات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی یہ کہانی ختم کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔